मेरे जीवन में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा है। मेरी पहली तनख्वाह जीवन की 600 रुपये महीना। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी एमए पॉलिटिकल साइंस एमए, जब तक आपने असफलता नहीं पाई जीवन में तब तक आप सफल हो नहीं पाएंगे। ये क्या है क्लीन स्वीप? बिकॉज मुझे समझ में आ गया, आपसे समझ में आ गया क्लीन स्वीप क्या है। कुछ नहीं क्लीन स्वीप में। आप कहते हो हिंदू खतरे में, 400 साल के मुगल राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा, 200 साल ब्रिटिश राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा। हिंदू खतरे में है। और कब? जब माननीय प्रधानमंत्री हिंदू, माननीय राष्ट्रपति हिंदू, माननीय मुख्यमंत्री हिंदू, आईजी यहाँ का हिंदू, कोतवाल यहाँ का हिंदू, और हिंदू खतरे में। ये अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं अजय कपूर जी, वो भाजपा में चले गए, क्या रीजन था? जो हमारी मर्जी का हुआ वो अच्छा, जो हमारी मर्जी का नहीं हुआ बहुत अच्छा। क्यों? वो ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी। मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे। मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो मंजिल याद कर। क्या बात। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत सिंह तलवार एंड मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं द आरएसटी शो में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कानपुर के बहुत ही बड़े एक सोशल वर्कर के साथ साथ एक विजनरी एंटरप्रेन्योर भी हैं। डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइज सिस्टम इनके थ्रू चालू हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। इनका नाम है मिस्टर आलोक मिश्रा। आप इन्हें एज अ सोशल वर्कर भी जानते हैं। कानपुर के बहुत ही चहेते इंसान हैं, इनको बहुत से लोग प्यार करते हैं बिकॉज ये बहुत सी तीर्थ यात्राएं पर भी लोगों को लेके जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो इनके साथ पॉडकास्ट पे मुझे पर्सनली बहुत मजा आया था बिकॉज इनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला था। सक्सेस मंत्रा इनसे मिला था, सोशल वर्किंग मंत्रा इनसे मिला था कि निस्वार्थ भाव से आप किसी के लिए काम कैसे कर सकते हो। तो ये एक फैमिली एपिसोड है, तो आप फैमिली के साथ बैठे एंजॉय करें। ऑल्सो आप पॉडकास्ट में पॉलिटिक्स के ऊपर पे भी बहुत जानकारी पाएंगे कि पॉलिटिक्स कैसी होती है, पॉलिटिक्स आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। बिकॉज इनका खुद मानना है कि आपको अपने यंगर जनरेशन और अपने बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में सिखाना चाहिए। तो जाइए पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सीइंग यू ऑन द आरएसटी शो नाउ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल आलोक जी, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है। आपकी सेहत कैसी है? सब चीज में ईश्वर की कृपा है और मैं ईश्वर की कृपा के लिए जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। वाहेगुरु, भगवान जी, ईश्वर, अल्लाह ताला सबकी भरपूर मेहरबानी है। चलिए, आपके बारे में मैंने पढ़ा है और चीज़ें देखी, तो आप वैसे समाज की सेवा इतनी करते हैं, समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के आप आगे आते हैं। तो कर्म आपके इतने अच्छे हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पे नहीं होगी तो किस पे होगी? देखिए, मेरा ये मानना है, ईश्वर ने मुझे शायद मैं जितना डिजर्व करता हूं उससे ज़्यादा दिया है। तो जितना मैं डिजर्व करता हूं उससे जितना ज़्यादा दिया है, उसको क्यों ना थोड़ा बहुत उसका अंश जनता में जाए। समाज में रहते हैं, अगर विशेष ईश्वर की अनुकंपा है तो उस अनुकंपा का थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, मुझे करना तो और ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ही हिस्सा समाज में वापस दे पा रहा। क्योंकि मैंने आपके एक पहले रिसेंट इंटरव्यूज में कहीं आपका देखा था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और वापस देना चाहता हूँ समाज को। कोशिश यही कर रहा हूँ, क्योंकि शायद बहुत कम लोग जानते हैं और कि मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एक एडहॉक लेक्चरर हुआ करता था सन 1985 में। मेरी पहली तनख्वाह जीवन की 600 रुपये महीना है जी। एक एडहॉक लेक्चरर को उस समय 600 रुपये महीना मिलते थे। वो सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है। और एक रेगुलर अपॉइंटी को उस समय 2200 रुपये मिलते थे। तो मैं एडहॉक लेक्चरर था और मुझे 600 रुपये महीना मिलता था। और क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मेरे नाम आज भी यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस में एक रिकॉर्ड है, 72% मेरे आए थे। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी एमए पॉलिटिकल साइंस? एमए पॉलिटिकल साइंस से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 72% का मेरा रिकॉर्ड है, जो शायद
अभी तक टूटा नहीं, इधर तो 4 साल से मैंने पता नहीं किया, लेकिन 72% उस समय एमए पॉलिटिकल हाईएस्ट साइंस में। स्कोर। जी, मैंने आईएएस की परीक्षा भी प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा। तो अगर मैं आपसे एक ब्रीफ जर्नी पूछूं आपकी, कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कि मान लीजिए जैसे समाज सेवा भी आप कर रहे हो और पॉलिटिकल में भी आप आगे हो, तो एक और एजुकेशन में भी आप रेवोल्यूशन लेके आ रहे हो। बिकॉज मैं जब आपके बेटे से मिला था कुछ दिन पहले, वार्तालाप हुआ मेरा, उनसे डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई थी। एजुकेशन में आप जो डीपीएस स्कूल, फ्रेंचाइज स्कूल है, वो अलग अलग चीज़ें आप अलग से लेके आए हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे बच्चों का स्किल डेवलप हो। तो मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको, आलोक मिश्रा जी, ये एंटरप्रेन्योर पॉलिटिकल रूप में सब जानते हैं, बट एक आलोक मिश्रा जी जो लोगों को नहीं पता, वो ब्रीफ जर्नी थोड़ी सी आप स्टार्ट करें तो व्यूअर्स को पता चलेगा। कानपुर के बाहर जो है या इंडिया में और भी लोग आपको जानते हैं, यंग जनरेशन भी आपसे जुड़ पाएगी कि आपके युद्ध से कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। न मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मेरी जर्नी बड़ी अजीबोगरीब है। मैं कहता हूँ, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो मिला वो जो मैं चाहता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, तो कोई शिकायत नहीं। तो मेरा जीवन का बड़ा अजीब सा रहा है। मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ता था। मैंने उस समय 6 रुपए में चुनाव जीता था। 6 रुपए में? 6 रुपए में चुनाव जीता था क्राइस्ट चर्च कॉलेज का। और आपके पिताश्री को यह बात मालूम होगी, उस समय 1 रुपए, वो भी क्राइस्ट चर्च कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं जी, 1 रुपए का नॉमिनेशन फॉर्म आता था और 5 रुपए नॉमिनेशन फीस थी। मैंने नॉमिनेशन फॉर्म लिया और नॉमिनेशन फीस भरी और 6 रुपए में चुनाव। और मैं लड़ना चुनाव को नहीं कहता, मैं कहता हूं ये तो खेल है। लड़ने में नेगेटिविटी आती है, खेलने में प्रतिद्वंदता आती है, प्रतिद्वंदी हम हैं, लेकिन नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड आता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। तो मैं लड़ गया। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला था अपने मदर फादर का। तो घर में बताया भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, छुपा के घर से मैं चुनाव लड़ा, किसी को बताया नहीं। ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज की बात क्राइस्ट है। चर्च कॉलेज की बात है। चुनाव लड़ा, जीत गया। और वहीं से ये राजनीति का जो चस्का शुरू हुआ है 1982 से, वो थमा नहीं। मेरे पिताजी एक व्यवसायी थे। मेरे ग्रैंडफादर 1914 में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ करते थे। 1914 में पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट जब हाई ग्रेजुएट। स्कूल नहीं होते थे लोग। उन्होंने मेरे पिताजी का नाम विद्याधर मिश्रा रखा। तो सारी रूट्स कानपुर से ही हैं आपकी, फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, फतेहपुर के पास एक कुंवरपुर गांव है। मेरे पिताजी वहां के थे। मैं तो यहीं कानपुर के उर्सला अस्पताल में पैदा हुआ हूं। मेरे फादर, उन्होंने, मतलब चूंकि मेरे ग्रैंडफादर शिक्षा से बहुत अच्छी शिक्षा थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी का नाम विद्याधर मिश्रा रखा। पढ़ाई लिखाई मेरे ग्रैंडफादर ने की थी, पिताजी का नाम विद्याधर रखा। मैं विद्या का काम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिंक है, और इसी को मैं अदृश्य शक्ति कहता हूं, ईश्वर की विशेष अनुकंपा कहता हूं, डेस्टिनी कहता हूं, आशीर्वाद कहता हूं, भाग्य कहता हूं, सुपरनैचुरल पावर कहता हूं, कुछ ना कुछ, जो भी आप इसको नाम दीजिए, या हिडन हैंड ऑफ गॉड कहता हूं। ये हिडन हैंड ऑफ गॉड ही है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे, जब मैंने टॉप किया, तो दूसरे दिन से मैं लेक्चरर बना दिया गया क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। आज तक मैं स्टूडेंट था और दूसरे दिन से मैं वहीं लेक्चरर हो गया। लेक्चरर थे आप क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। मेरे पिताजी बड़े सख्त थे, क्योंकि मैं अकेला था, तो उनकी काफ़ी मेरे ऊपर निगाह रहती थी। और बचपन में मैं पिटा भी मजे का हूँ। बहुत पिटा हूँ, क्योंकि अकेला था, तो घर पे तो रेस्ट्रिक्शन थे, बाहर शैतानी करता था तो लौट के पिटता बहुत था। कोई किस्सा बताइए शैतानी का, जो आपके जहन में अभी भी रहता हो और वो याद ऐसी हो कोई। देखिए, इतनी शैतानियां हैं, आप गिन नहीं पाओगे। कोई एक बता दीजिए। अब एक ऐसा चुनना बड़ा मुश्किल काम है। जो अभी जैसे मैंने पूछा, रैंडम जो थॉट में आ रही हो, एकदम से याद आ जाती है। कुछ नहीं, हम लोग मैं सेंट अलोयसियस स्कूल में पढ़ता था, और हमारे बैच में सभी बहुत आज सक्सेसफुल हैं।
22-23 का बैच था जिसमें 7-8 डॉक्टर निकल गए, 6-7 आईआईटी में चले गए, 3-4 सीए बन गए, हमारे जैसे ही लोग नकारे रह गए, बाकी सब बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। एक तो मेरा साथी मेजर जनरल से ऊपर वो जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उस लेवल तक पहुंच गया। 2-3 साथी मेरे ब्रिगेडियर हैं, मैं ही एक ऐसा निकला, एक आध मेरे जैसे और होंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में, बाकी सब वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों को कॉपियाँ दी जाती थी तो हेडमास्टर के घर पे रखने के लिए। तो हम लोग हेडमास्टर के घर जब रखने गए तो मेरे एक साथी ने फ्रिज खोल दिया। उसने जब फ्रिज खोल दिया तो उसमें फ्रूट्स रखे हुए थे, हम लोग 3-4 थे, तो फ्रूट्स एक मुझे साथी अभी भी याद है, वो बटर की उसमें आधा किलो की वो रखी हुई थी, उसने ऐसे हाथ से जैसे बटर खाया है, वो बिल्कुल माखन खाने वाला उनका अंदाज। तो ये कर तो दिया, उसके बाद पकड़ा तो जाना ही था जी। सब पकड़े गए, माखन चोर बन गए सब। सब माखन चोर बन गए। तो ऐसी तमाम शरारतें हैं स्कूल में, हर कोई शरारत करता, कोई नई चीज नहीं है। और जिसने शरारत नहीं की तो वो जीवन में कैसे, मतलब देखिए, जब तक आपने असफलता नहीं पाई जीवन में तब तक आप सफल हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, असफलता की बुनियाद पे ही सफलता बनती है। कोई कहे कि हमने किसी को मिडास टच नहीं है, हमने जो छुआ सोना हो गया। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के लिए आज आप ये देख रहे हैं ना, मैं क्या हूं जी। इस क्या होने के पीछे मैंने कितना खोया है, कितनी जगह मैं असफल हुआ हूं, कहां कहां धक्के खाए हैं, कहां कहां मैं गिरा हूं, ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। तो जिंदगी मैं तो यही कहता हूं कि बस ठीक है। और मेरे पिताजी की एक नसीहत मुझे अभी भी याद है, असफलता मात्र इतना ही सिखाती है कि सफलता के लिए जितना प्रयत्न किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। तो अगर मैं आपसे जैसे पूछूं, लोग सक्सेसफुल स्टोरीज सबकी बताते हैं कि आज वो सक्सेसफुल है और ऐसे सक्सेसफुल हो गया, बट अगर उस बंदे से बात करते हैं जब हम, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो ये कहता है आप मेरी मिस्टेक से पहले सीखो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रिपीट दो सेम मिस्टेक्स। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप शेयर करो कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट को, एक तो आपके बारे में जानेंगे, जो आपने बताया ना, आलोक मिश्रा जी को लोग ये जानते हैं कि वो समाज सेवी हैं और पॉलिटिकल में ऐसे हैं, बट अभी जो आपने कुछ बातें बताई, ये मेरी कुछ चीजें नहीं जानते। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपके करियर में जो आपने मिस्टेक्स तो बहुत है, मिस्टेक्स को आप जिससे आपको लेसन मिला। और मेरा पूरा जीवन मिस्टेक्स से भरा है। मेरा पूरा जीवन, ये जो भी इमारत बनी है ना, उसकी बुनियाद मिस्टेक्स से ही है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरे पिताजी कितने सख्त थे। मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन हुआ, 4 साल में लगातार जीता। और जब मैं उसकी ट्रॉफी लेकर आया तो मेरे पिताजी, कोई होता है कि बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, तो उन्होंने जानते मुझसे क्या कहा, ये फुलझड़ी थी, ये तो छूट गई, इससे कुछ नहीं होने वाला जीवन में। या मेरे जब 72% एमए पॉलिटिकल साइंस में आए, मेरा ग्रेजुएशन में भी मेरे 72% थे, बीए में भी, मैंने बीए में कॉलेज में टॉप किया था। यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं टॉप कर पाया क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कुकिंग और म्यूज़िक, और उसमें 70 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें खूब नंबर खिंच जाते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, दोनों जी। तो उसमें तब भी, उससे भी मेरे पिताजी बोले इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, 72% लाने के बाद। और उनकी बात सही थी। उन्होंने कहा देखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जीवन में तुम कहां खड़े हो आखिर में जाकर, जीवन में तुम क्या कर रहे हो अंत में जाकर, क्या तुम्हारा मुकाम है, वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या हो। और आज भी मैं मानता हूं उनकी एक एक नसीहत, उनकी एक एक सख्ती, मेरी मां ने भी मुझे बहुत पीटा है, और शायद उसकी वजह थी मेरे मदर फादर की बड़ी गरीबी थी। फादर की तो 6-7 महीने रहे होंगे तो मदर की डेथ हो गई, फादर की उनके 7-8 साल के रहे होंगे तब डेथ हो गई। सौतेले भाइयों ने पाला, तो कितनी उन्होंने तकलीफ़ें, कितनी गरीबी, गुर्बत सब झेली। तो वो उनकी जो सख्ती थी वो ये सिर्फ इसलिए थी कि कहीं जो उन्होंने झेला है वो उनका बेटा न झेले। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, और उनकी पहले ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं।
मैंने सीपीएमटी का उस समय इम्तहान दिया। मैं बात बता रहा हूँ सन 77-78 की। मेरे 92% जूलॉजी में थे, 79% बॉटनी में थे, 76% केमिस्ट्री में थे। उस टाइम में 1978 की बात कर रहा हूँ, 1970s 80s के बीच में 78 की बात कर रहा हूँ। और मेरे फिजिक्स में 40% रह गए। और मैंने 104 बुखार में दिया इम्तहान। मैं 3 महीने से टाइफॉइड में था। टाइफॉइड का मतलब उस समय ये होता था सिर्फ दूध और चाय मिलती थी और कुछ मिलता नहीं था। वो जमाना टाइफॉइड का ऐसा था। और मैं इतना कमज़ोर था कि मेरे पिताजी मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक पकड़ कर ले जाते थे। और 1/3 नंबर से मेरा सिलेक्शन डॉक्टरी में नहीं हुआ। मैंने साइंस छोड़ दी, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली। ह्यूमैनिटीज़ में फिर मैंने सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, आईएएस प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, नहीं हुआ। तो मेरी डेस्टिनी स्कूल चलाने की थी, मेरी डेस्टिनी समाज सेवा करने की थी। और उस समय बड़ी तकलीफ होती थी कि और मेरे साथी सेलेक्ट हो जाते थे, मैं नहीं होता था। तो मैं अपने आप को समझाता था कि कोई ट्रेन अगर दिल्ली से कलकत्ते जा रही है तो जो कानपुर उतर रहा है उसकी मंजिल कानपुर है जी, जिसकी मंजिल इलाहाबाद है, किसी की मंजिल पटना है। तो मैं क्यों, मेरी मंजिल अगर कलकत्ते है या आज के ज़माने में कोलकाता आप कहें, तो मैं दूसरों से क्यों मुझे तकलीफ हो रही उनके उतरने में कानपुर और इलाहाबाद या पटना में। इस तरह से अपने आप को समझाता था। क्योंकि आप पूरा जब एफर्ट, और एक जिंदगी का और मेरा, मैं आपको बड़ा मज़ेदार चीज़ बताऊं, मैंने जिसमें 100% एफर्ट किया उसका रिजल्ट आया 0। किसमें? वो बता दिया, 2 एग्जाम बता दिया ना, सिविल सर्विसेज और सीपीएमटी। और जिसमें मैंने 0 एफर्ट किया उसका रिजल्ट अब 1000% हो नहीं सकता, नहीं तो उसका रिजल्ट 1000% मैं कह सकता हूं। तो मैं कहता हूं एफर्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। सक्सेस में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट ये है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मेहनत करनी चाहिए, मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, आज भी मैं पूरा जितनी मेहनत मुझसे हो सकती मैं करता हूँ। मैं कोई ये इंप्रेशन ना ले कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वहां मेहनत करने से नहीं हुआ तो कहीं और हुआ। जो रिजल्ट वहां मिल सकता था वो रिजल्ट ईश्वर को मंजूर नहीं था, उसी को आप डेस्टिनी कहते हैं। नो एफर्ट गोज इन वेन, मतलब कोई आप मेहनत करोगे, हाँ, मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, फल आपको शायद बाद में मिलेगा, नतीजा कहीं और मिल रहा, नतीजा कहीं और मिलेगा। तो मैंने कहा ना, सक्सेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट पुट इन। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरा लक नहीं है और आप लकी हो इसलिए सक्सेसफुल हो गए। तो मुझे लगता है शायद मेहनत करने से लक के चांसेस और बेटर हो सकते हैं। देखिए, देयर इज नो डाउट दैट लक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ, बट यू कांट सोली डिपेंड ऑन लक। जी, लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर लाइफ, बट लक इज नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट इन योर लाइफ। एक चीज़ जो मैं प्रेजेंट फेज में अपने देख रहा हूँ कि जैसे आपके कर्म जो हैं, आप समाज सेवा कर रहे हो, चैरिटीज़ कर रहे हो, बिकॉज शायद ऊपर वाला आपसे कह रहे हो ना, उसके बाय गॉड्स ग्रेस उसका हाथ है, वो करवा रहा है। तो बाय कर्मा लक इंक्रीज हो सकता है? ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं देखिए बहुत छोटी छोटी बातें, मैं हर साल 2 वाटर कूलर लगाता हूँ। मेरे वाटर कूलर आप अगर देखेंगे तो मंदिरों में भी हैं, सिद्धनाथ घाट पे है, जी, भैरव घाट पे है, केपीएम हॉस्पिटल पे है, उर्सला में है, हैलट में है, पनकी मंदिर में है, स्वर्ग आश्रम में है। हर साल 2 लगाता हूँ और जब तक जिंदा हूँ कोशिश करूँगा कि हर साल 2 वाटर कूलर लगाता रहूँ। मेरी एक फ्री एम्बुलेंस चलती है गांव में, चौबेपुर में, जहां मेरा एक मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है जो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है। उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस तो कहते हैं, उसमें पूरा लॉस ही लॉस है, लेकिन वो चल रहा है। सब तेरा, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, अपने आप कहाँ से भंडार और राशन आ जाएगा उस दुकान में। और मुझे वो सीन याद आ गया गुरु नानक देव जी वाला। हमारे पिताजी जानते क्या कहते थे? कहते थे, एक बात बताओ, बाल्टी में पानी ऊपर लबालब भरा है जी, अब उसमें पानी और डालोगे तो कैसे आएगा? सैचुरेटेड है, पहले भरा हुआ तो आपको बाल्टी का पानी खाली करना पड़ेगा कि उसमें और पानी आए। तो खाली आप ऐसे ही करते हो ना जी। और आदमी चाहे जितना रईस हो जाए, क्या सोने की दाल और चांदी के चावल खा सकता है? बिल्कुल नहीं।
तो चावल और दाल खानी है तो कुछ समाज को भी लौटा दें। यद्यपि मैं ये महसूस करता हूं कि जो मुझे जितना करना चाहिए समाज के लिए उतना मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं। मुझे इससे ज्यादा, मैंने तीर्थ यात्राएं शुरू की। मैंने पहली एक तीर्थ यात्रा भेजी जब, तो मुझे जब वो लोग लौटे तो उनके चेहरे पे जो चमक, उनके जो बुजुर्ग थे उनके अंदर जो मेरे लिए वात्सल्य, जो प्रेम, जो करुणा, जो आशीर्वाद मुझे टपकता हुआ अपने लिए दिखा, उसने मुझे प्रेरित किया। मैंने ये फैसला किया है कि जब तक मैं जीवित हूं हर महीने एक तीर्थ यात्रा मुफ्त में जरूर जाएगी। जब तक मैं जीवित हूं साल में 2 वाटर कूलर में लगाते रहोगे। जब तक मैं जीवित हूं साल में एक, वो जो फ्रीजर होते हैं ना, डेड बॉडी के लिए फ्रीजर्स हैं, वो मैंने दे रखे हैं, गुरुद्वारों में दे रखे हैं, वो मैं देता रहूंगा। एक मेरी अंतिम यात्रा की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी चलती है, वातानुकूलित है, एयर कंडीशनड है, उसका एक भी पैसा नहीं पड़ता। कानपुर में कभी कहीं से भी फोन आ जाता है, मेरी जानकारी में भी नहीं होता, वो गाड़ी अपने आप चली जाती है। तो ये छोटे मोटे काम मैं कर रहा हूं। आगे अगर ईश्वर ने और प्रेरणा दी, देखिए ये काम होता है प्रेरणा से। आदमी के पास बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं करता, और आदमी के पास कुछ नहीं होता तब भी बहुत कुछ कर जाता है। क्यों? ईश्वर की प्रेरणा है, कराने वाला वो है, वो अपनी सेवा। तो अगर और प्रेरणा ईश्वर की मुझे मिलेगी तो मैं और अच्छे काम करूंगा। और फिर वही कहता हूं, समाज ने जितना मुझे दिया है उसका तो मैं बहुत थोड़ा सा अंश समाज को लौटा रहा हूं। मुझे लौटाना तो उतना चाहिए, अगर समाज ने जितना दिया है उतना नहीं लौटा सकते तो उसका आधा तो लौटाते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, मैं नेवी कॉलेज में था और मेरे कुछ कैप्टन्स और कुछ ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स थे, वो मुझसे कहते थे कि करियर ग्रोथ, फेम, मनी सब मिलेगा, सब कुछ हो जाता है। तो बट वो मुझसे, एक मेरे सीनियर ऑफिसर थे, वो मुझसे कहते थे पाठ पूजा ज़्यादा करो, लेकिन ईश्वर को याद करो, कर्म अच्छे करो। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि देखो, आदमी आपको पैसा कमाने के लिए रास्ते बताएगा, हर चीज़ बताएगा, लेकिन जो इंसान आपको रिलीजन और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है, वो एक्चुअली आपकी असली खुराक है। जैसे आपने दाल चावल की बात करी, तो दाल चावल तो शरीर की खुराक है, लेकिन हमारी जो रूह है, सोल है, उसकी असली खुराक तो अच्छे कर्म करना और गुरु की बाणी पढ़ना है। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, सब होता जा रहा है, तो मैं एक चीज़ शायद आपके बारे में रीड कर पा रहा हूँ कि ये आपकी सोल, जो प्योरिटी है आपके अंदर, वो उसकी खुराक है, और वो हंगर जो है, क्योंकि वही साथ में जाना है, आपके कर्म ही आपके साथ नेक्स्ट लाइफ जाएंगे। क्योंकि लोगों मुझे कहते हैं कि आपके दूसरे हाथ में पिछले कर्मों की, पिछले जन्म की लकीरें होती हैं, तो यही साथ में जाएगा। देखिए, मेरे जीवन में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान। अब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं अपने मोहल्ले में पहला बच्चा था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, और मेरे पिताजी का, कि मैंने तो देखा नहीं, मेरी माँ बताती है कि मेरे पिताजी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस देते थे। ये मेरे पैदाइश के पहले की बात है। ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे अपनी फीस देते थे, और अपने 2 साथियों की भी फीस उसी अपनी ट्यूशन की पढ़ाई हुई फीस से देते थे। तो ये जो उनका पुण्य है, ब्लड लाइन में है वो। ये नहीं, ब्लड लाइन में नहीं है, उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा। आप भी वही चीज कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी। पूस का जाड़ा, माने विंटर्स जब सबसे भयंकर होते हैं, कड़ाके की ठंड, उसमें वो एक धोती पहनकर पूरी रात खुले में खड़ी रहती थी। पूर्णमासी के दिन। बहुत तपस्वी थी वो। उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत है। मेरी मां ने मुझे हमेशा यही सिखाया
कि तुम किसी का कुछ भी ले लो, लेकिन कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। और आज मैं जो कुछ भी हूं उनके आशीर्वाद से हूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हूं, उनकी दी हुई शिक्षा पर अमल करते हुए हूं। कोशिश मेरी यही रहती है, मैं बड़ी साफ सुथरी बात कहता हूं। लोग कहते हैं आपको राजनीति करनी नहीं आती। हमने क्यों? बोले आप बड़ी सीधी सीधी बात करते हो, स्पष्ट बात करते हो। तो मैंने कहा यार मैं झूठ बोलूं, मैं मक्कारी करूं, मैं ये सब करूं, तो इससे आप क्या क्या हासिल करोगे? एट द एंड ऑफ द डे आई स्लीप वेरी पीसफुली बिकॉज आई हैव नॉट गिवन पेन टू एनीबडी, आई हैव नॉट हर्ट एनीबडी इन दैट एंटायर डे। तो मेरी सोच बड़ी अजीबोगरीब है, कहीं वो फिलोसफिकल है तो कहीं वो स्पिरिचुअल है, मेटीरियलिस्टिक कतई नहीं। कतई नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर से आई हैव ऑल्सो बीन इन अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने कुछ टूर्स भी करे थे। मैं हर पॉडकास्ट पे मेरा डिस्कशन हो जाता है इन चीज़ों का, और मुझसे लोगों ने कहा भी, बिकॉज जैसे जैसे अब आप उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होगे, उन्हीं लोगों से मिलोगे जिनकी वाइब और वेवलेंथ वैसी होगी। तो अभी मैंने देखा आप बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। आई थिंक फ्लैशबैक में आपको चीज़ें पूरी इमेज आ रही थी आपके पेरेंट्स की। तो स्पिरिचुअलिटी के वो रूट्स आपके ब्लड लाइन और पेरेंट्स से हैं, और शायद आज वो देख रहे होंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। व्हाट आई बी फील, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू सर हियर ऑन द शो। ट्रूली फ्रॉम द हार्ट आई एम स्पीकिंग। बिकॉज जब मैं आपकी प्रोफाइल स्टडी भी कर रहा था टू मेक अ क्वेश्चन हियर, तो मुझे जैसे एक चुनावी दौर अभी चल रहा है, तो चुनावी दौर के लिए शायद शो पे कंटेंट के लिए हो सकता है कि पॉलिटिकल कंटेंट अभी कंज्यूम होगा, इसलिए हम कर रहे हैं उस चीज़ को टारगेट। बट जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मुझे लगा कि यहाँ बात कुछ अलग ही होने वाली है आज। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी बहस सुप्रीम कोर्ट में खुद कर चुका हूं। वो मुझे पूछना था, वो हाँ, था आपके उसमें। और हुआ ये कि मेरे पिताजी की एक दुकान थी नएगंज में। थोड़ा सा वो केस बताएं और कैसे क्या मैं हुआ। बताता हूँ। मेरे पिताजी की एक दुकान थी नएगंज में सराफे की, उसमें जो व्यक्ति उनके यहाँ काम करता था उसने उसको हड़प लिया। पिताजी, सराफे की दुकान थी, पिताजी ने केस लड़ना शुरू किया। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीते। जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि 3 महीने में ये जो है दुकान वापस दे दी जाए। उसने पिताजी के जाली दस्तखत बनाकर एक जाली एग्रीमेंट दाखिल कर दिया। फिर मुकदमा नीचे से चला, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये शॉप इनको दी जाए। जब मैं शॉप लेने गया तो वहां पर बहुत उधम हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं इस समाज के। बहुत उत्पात कटा और मैं पोजीशन नहीं ले पाया। सुपुर्दगी में किसी की दुकान दे दी गई, उस व्यक्ति ने वापस उसको चाबी दे दी उसी आदमी को। मेरे एक दिल्ली में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे। मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा ये तो कंटेम्प्ट है। तो उस समय एक अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर रह चुके थे, उनके पास उन्होंने मुझे भेजा। मैंने पूरा केस दिखाया, उन्होंने कहा इसमें कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे बोले नहीं, अच्छा मैं भेजता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक यंग अपने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, उसको यंग देख के तुम मत सोचना कि बहुत काबिल लोग हैं, आप जाइए मिलिए। हाई कोर्ट में भेजा, हाई कोर्ट में उनका चेम्बर था। जानते हैं मुझे किसके पास भेजा था उन्होंने? किसके पास? अरुण जेटली। अरुण जेटली का उस समय हाई कोर्ट में चेम्बर होता था। और जिन्होंने भेजा था, मैं आपको नाम बता दूं, आरिफ मोहम्मद खान, वो यहाँ से MP हुआ करते थे। MP।
तो जेटली जी के पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा फाइल छोड़ जाओ। तो फाइल छोड़ दी। दूसरे दिन मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा इसमें कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर अगर इसमें कंटेम्प्ट नहीं हो सकता तो कल मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में जाऊंगा और चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि ये न्याय है, हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं और हमारे साथ ये होगा। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। हमने कहा क्या होगा, कुछ डंडे पड़ेंगे, बंद हो जाएंगे, हाईलाइट तो होगा केस, लोगों की जी। नज़रों में तो आएगा ये केस। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं फॉलो किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कर लोगे ऐसा। मैंने कहा क्या पानी पे चढ़ा रहे हैं आप कल परसों के अखबार में पढ़ देख लीजिएगा क्या हुआ। मैं जाने लगा, बोले बैठो बैठो बैठो। बोले देखो ये कंटेम्प्ट का केस है, तुम एक काम कर सकते हो। हमने कहा क्या। बोले तुम अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ते हो। मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं कैसे अपना केस लड़ सकता हूं। बोले आप एडवोकेट क्यों हायर करते हो, आप लॉ नहीं जानते हो तब एडवोकेट हायर करते हो। जी। अगर आप अपनी बात खुद कह सकते हो तो कौन आपको रोक सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हो। मैंने कहा क्या मैं ऐसे कर सकता हूं। बोले आप कर सकते हैं, आप तब पिटिशनर इन पर्सन कहलाएंगे। मैंने केस तैयार किया, मैंने केस रखा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उससे हमसे पूछा इसमें कंटेम्प्ट कहाँ है। तो मैं ये बता रहा हूं सन 88 की 1988 में मैंने ईश्वर से सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में अंदर घुसते हुए एक ही प्रार्थना कही थी कि ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन तो मैं 4 साल रहा, उसका प्रतिफल और उसका इनाम मुझे आज चाहिए। वो स्किल्स आपके, आप बोल रहे थे कि एफर्ट आप यहाँ करोगे, फल शायद वहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा सर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा मैं अपने पिता का, मैंने अंग्रेजी में ही कहा उससे, वहाँ अंग्रेजी चलती है। मैंने कहा मैं अपने पिता की अकेली संतान हूँ। आई एम द ओनली सन एंड माई फादर हैज़ नर्स्ड दिस केस मच बेटर देन ही हैज़ नर्स्ड मी। मुझे खाना नहीं दिया है, वकील को फीस दी है। सन 60 से ये केस चल रहा है और हम लोग ये आपका ऑर्डर था। हम वहाँ पोजीशन लेने गए, हम और हमारे पिताजी वहाँ मार डाले जाते। ये फैक्ट है जो मैं कह रहा हूँ, कोई मैंने ड्रामा नहीं किया तो कोई, ये सही था। पेपर रंगे हुए थे दूसरे दिन जब यहाँ पर हुआ। और हमने कहा अगर 2 बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर हम पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं तो कंटेम्प्ट फिर कब होगा। उनको पता नहीं क्या बात अपील हो गई। उन्होंने कहा इशू नोटिस, सबको तलब कर लिया गया। जब यहाँ सबको पता चला, यहीं के लोग थे सब, बहुत गणमान्य व्यक्ति थे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं, मैं, वो लोग अनकंफर्टेबल होंगे अगर मैं उनका नाम लूँगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उन लोगों ने डर के मारे सोली सुराब जी को केस कर वकील किया। सोली सुराब जी एक नाम था। मुझे याद है रंगनाथ मिश्रा जी की बेंच थी और बात केस शुरू हुआ। नोटिस के बाद तो जज साहब ने पूछा सोली सुराब जी साहब से कि व्हाट हैव यू टू से ऑन दिस। उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं तो कोर्ट की वो प्रक्रिया जानता नहीं हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब वो बोलने लगे तो मैंने कहा सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब गलत बोल रहे हैं। तो बोले, हमने कहा साहब ये सब गलत बोल रहे हैं, मैं कैसे सुन लूं इनकी बात। वो रजिस्ट्रार दौड़ कर आया, आप चुप रहिए, सीनियर वकील हैं, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बाद में बोलिए, पहले बोल लेने। तो वो बोल चुके तो मेरी तरफ पलटे। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा साहब हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, ये हमारे साथ हुआ, यहाँ तक कि वो एसओ भी मारा गया, स्टेशन ऑफिसर, और इतना बवाल हुआ और इस तरह से मेरे साथ हुआ। मैंने उनको पूरी बात बताई। एक स्मॉल एक लैंड, एक शॉप के लिए, क्योंकि पूरा व्यापार मंडल मेरे अगेंस्ट हो गया था वहां पर। पूरा व्यापार मंडल, पूरा रास्ता जाम, इतनी लाठी चली, इतना सब कुछ हुआ, पथराव हुआ, हम बता नहीं सकते। उस समय के पेपर मेरे पास इस समय है नहीं, दीमक में कहा गया, नहीं तो वो पेपर प्रिजर्व करने वाले थे उस समय के। तो जो लोग पास केस खिलाफ है वो आज भी हैं जी, यहाँ कानपुर में ही है। तो जज साहब ने जब मेरी बात सुनी तो सोली सुराब जी से उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा
डू यू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ दिस शॉप? तो सोलवी सोराब जी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा आर यू गोइंग टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ दिस शॉप? फिर उन्होंने कुछ कहा, बोले आर यू गोइंग टू हैंड ओवर दिस आर यू गोइंग टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ दिस शॉप और शुड आई सेंड यू टू जेल? टेल मी इमीडिएटली। तो सोलवी सोराब जी ने कहा पोजीशन गिवन, ऐसे ही कहा पोजीशन गिवन। अब जज साहब मेरी तरफ पलटे, बोले कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? तो मैंने बताया, बादशाही नाका थाना लगता था। तो जब ऑर्डर ले, हमने कहा सर 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 मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या, हमने कहा सर वो स्टेशन ऑफिसर भी मारा गया, वो सस्पेंड हो गया, इतनी ताकत है, वो आदमी ट्रांसफर होके कहाँ है आज मुझे ये भी नहीं मालूम है, ये फिर वही होगा, मार डाले जाएंगे हम लोग, हम तो पिता। तो बोले व्हाट डू यू वांट? तो हमने कहा सर अगर डीएम साहब को अगर कहा जाए, तो उन्होंने कहा, तो मैं ऑर्डर अभी आपको सुनाता हूं क्या है ऑर्डर। उन्होंने लिखा, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज हियर बाय ऑर्डर्ड टू गिव द पोजीशन ऑफ द डिस्प्यूटेड शॉप टू द पिटिशनर विद इन 14 days and report compliance. At the same time, the district magistrate would be responsible for the security of the petitioner and his family. तो डीएम को ऑर्डर कर दिया तो बचा क्या? डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासन की, और प्रशासन हमारी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार। उस समय यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट थे एसपी मिश्रा, जो फिर बाद में एडीएम भी हुए यहां पर, एसपी मिश्रा जी। वो आए, 2 ट्रक पीएसी, पोजीशन ले लो शॉप का। तो हमने कहा होली है, ऐसे ही होली का समय था, हमने कहा होली में कहाँ ले लें वहां। तो बोले हमें तो 14 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट करना है, आपको तो लेना पड़ेगा। खैर हमें पोजीशन मिला, वापस मिली वो दुकान। तो ये भी एक बड़ा निराला एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का, और ये बात सन 88 की है। आपके फादर की खून पसीने की कमाई जो आप बता रहे थे, आपकी फीस शायद ना भरी हो, लेकिन उस दुकान को उनका लगाव, वो दिल शायद, नहीं, ऐसा लगाव कुछ की था? बात नहीं थी उसमें, या लगाव की बात कुछ- कतई नहीं, ना ना ना, वो इज्जत की बात, इज्जत, हाँ। लगाव की बात कतई नहीं थी। फिर वो दुकान लेके, फिर जिसने किया था उसी के बेटे को हम लोगों ने दुकान वापस दे दी। तो बात और कुछ नहीं थी, मेरे फादर की इज्जत की बात थी। सम्मान, और सम्मान मैंने नहीं रखा, सम्मान ईश्वर ने रखा, और माध्यम मुझे चुना। न्याय को देर है अंधेर नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे मामले में हो गया, अब तो कहां मिलता है। आपको मालूम है मेरे ऊपर खामखा में केस लगते हैं, फोर्जरी के लग जाते हैं, फ्रॉड के लग जाते हैं। क्या कोई भी स्कूल का पेरेंट नाराज हुआ, केस कराया। राजनीति में मेरे ऊपर एक केस नहीं है आज तक, जिसमें होना चाहिए। और सिर्फ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर मैं सर्विस कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं, जो केस होते हैं वहीं पे होते हैं। तो यह भी मेरा प्रारब्ध है। मैं ईश्वर के इस निर्णय को हमेशा सलाखों पे मानता हूं। ये भी शायद कोई लर्निंग ही होगी आपके लिए, कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा ऊपर वाला आपको, मालूम नहीं। या रेवोल्यूशन जो आप अब देखिए, लेके आओ एजुकेशन के थ्रू। मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक की जीवन, मैं अपनी बात करता हूं और हमें लगता है सबके जीवन, जो आपको 20 साल पहले अगर, या 15 साल पहले, या 10 साल पहले घटना लगती है कि अरे यार, इससे आदमी हताश हो जाता है, कहता है इससे खराब क्या हो सकता है मेरे साथ। वही 10-15 साल बाद जब आप पलट के देखते हैं उस इंसिडेंट को, तो आप कहते हैं इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। अगर मैं सीपीएमटी में सेलेक्ट हो जाता तो आज यहां ना होता, अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता तो यहां ना होता। उस समय बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। ईश्वर, मेरे फादर, और मैं हर चीज में अपने फादर और मदर को ही याद करता हूं। ग्रेटिट्यूड। वो कहते थे जो तुम्हारी मर्जी का हुआ अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी का नहीं हुआ वो बहुत अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसे? तो बोले जो तुम्हारी मर्जी का नहीं हुआ वो ईश्वर की मर्जी है, इसलिए बहुत अच्छा। तो है इसी सब से पक पका के यहां पर बैठा हूं।
मैं आपको कैसे शेयर करूं, काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पोस्ट मुझे बहुत आता है। अगर आप हनुमान जी में मानते हो और शिव जी में मानते हो तो जस्ट बिलीव इन हिम। वो आपके लिए चाहे वर्क लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके लिए अच्छा ही लिख रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है और मैं भी मानता हूँ। मैंने आपके एक आर्टिकल में पढ़ा भी कि आप हनुमान जी में बहुत मानते हैं और मैं मंदिर हर मैं मंडे शिव जी के मंदिर जाना। देखिए मैं 25 और साल से यही बात आपने अभी फिर रिपीट करी, मुझे वही इमेजेस दोबारा रिमाइंड हो रही थी आपसे बात करते मैं हुए। 25-26 साल से डेली खेरेपति मंदिर का दर्शन करता हूँ जब कानपुर जाता रहता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ हिडन हैंड ऑफ गॉड हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई नेबर्स, एवरीवन हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द हिडन हैंड ऑफ गॉड। अगर मैं आपसे अभी फैमिली के बारे में बात करूं, एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जैसे ही आपकी मैरिज हुई आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई। लक्ष्मी आई घर में, वंदना जी के आने के बाद लाइफ का ट्रांजिशन बहुत चेंज हुआ। हाँ तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में मेरी बात मेरी करते हैं। मेरी 600 रुपये मैंने बताया ना, 600 रुपये जी। महीने की पहली तनख्वाह थी। जब कैसे सर्वाइवल कैसे किया आपने? नहीं, बिकॉज नहीं, आज मेरे की फादर डेट का अपना बिजनेस था। नहीं अच्छा, सर्वाइवल, वी वर वेल ऑफ। माय फादर had also after that shop ओके, was taken away, he बट established संघर्ष तो आपका रहा। he established his own business। हम लोग ब्रेक ऑयल और वैक्स पॉलिश मैन्युफैक्चर करते थे और हमारी उस समय कानपुर में मोनोपोली थी। आप उस समय के लोग मिलेंगे तो हमारा एक ब्रांड थे शाइन हॉल करके, वही चलता था कानपुर में, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे फादर, मैं अकेला था तो मैं फादर को अपने कहता था कि मैं आपकी हेल्प करूं इस बिजनेस में। तो मैं टॉपर ऑपर था तो बोले देखो यार, यू ट्राई योर ओन लक। नहीं, लोग कहेंगे फड़े फारसी बेचे तेल, भाई ब्रेक ऑयल का काम था तो है तो बोले ये देखो कुदरत के अपना लक ट्राई करो, अगर नहीं कुछ होगा तो ये तो है ही है, ये तो काम कर ही सको, फिर तो एक्सपैंड कर ही लेंगे। एंड डेस्टिनी वॉज समवेयर एल्स। सो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डीपीएस में फ्रेंचाइज सिस्टम मुझसे शुरू हुआ है। आई वाज द फर्स्ट फ्रेंचाइजी इन द होल एंटायर डीपीएस सिस्टम, एंटायर डीपीएस सिस्टम। तो ना तो मैं इस लायक था ना मैं इस काबिल था, फिर वही ईश्वर की असीम कृपा, अनुकंपा, डेस्टिनी, हिडन हैंड ऑफ गॉड, व्हाटएवर यू कॉल इट। मैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो मैं तो अपनी एक किताब लिखवाना चाहता हूं और यकीन मानिए वो किताब बहुत बेस्ट सेलर होगी। अभी तो मैंने आपको एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए हैं ना, बहुत सुपरफिशियल। आप लिखो, मेरे ये शेल्फ है बुक्स की आपके जस्ट पीछे ही, तो आई वांट कि वो बुक वहां पे हो। बहुत बहुत सुपरफिशियल बताया। मेरी शादी हुई, मेरे जो फादर इन लॉ थे सीएमओ थे, माय वाइफ हैड स्टडीड इन सेंट मेरीज। उन्होंने भी एमएससी। मैं मैथमेटिक्स से डरता था, मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ले रखी थी 10th और 12th में। मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया तो उस समय सीनियर कैम्ब्रिज होता था। और माय वाइफ इज एमएससी इन मैथमेटिक्स। मेरे बच्चे भी, माय सन, उसने कोई कोचिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। पहले अटेम्प्ट में उसका मणिपाल सिलेक्शन हो गया, मणिपाल से बीटेक किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसो, जहाँ हिलरी क्लिंटन पढ़ाते थे पढ़ाते अपने थे वहाँ जमाने पे। में। वहाँ पर उसका एडमिशन हुआ एमबीए में। एमबीए में उसने टॉप किया, उसको उस समय 50 लाख की स्कॉलरशिप मिली वहाँ पर। तो उसकी एजुकेशन टोटली फ्री थी, मुझे सिर्फ उसके आने और जाने का खर्चा करना था। आज वो मेरे साथ है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने की 10th में 6th या 7th रैंक थी कानपुर में। 12th में भी उसके बहुत अच्छे नंबर थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। फिर उसने निफ्ट दिल्ली से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी। स्मृति ईरानी ने उनको गोल्ड मेडल दिया था, शी वॉज द टेक्सटाइल मिनिस्टर एट दैट टाइम। उसके बाद शी इज अ ट्रेन्ड भारतनाट्यम डांसर। अभी उसने इंडोनेशिया, जापान, अभी पिछले साल 18 अमेरिका के शहरों में परफॉर्म करके आई है। मेरी आपके फैमिली में बच्चे आपके स्कूल सिस्टम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, सब इतने टैलेंटेड होने के बाद दे हैव नॉट मूव्ड आउट अब्रॉड, बिकॉज काफी लोग अब्रॉड चले जाते हैं, बट वो क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि आप कानपुर में चेंज लाना चाहते हो, कि कानपुर में चेंज आएगा तो कानपुर आगे बढ़ेगा। अब कानपुर में चेंज लाने की कोशिश तो है, ऐसा ना हो कि कानपुर में चेंज लाते लाते मैं ही चेंज हो जाऊं।
क्योंकि इतना, मैं बॉम्बे में एक जगह था तो मुझसे बोले, कानपुर इज नोन फॉर इट्स पिच कल्चर। तो हमने कहा पिच कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय पिच कल्चर? बोले पिच कल्चर। तो अब मैं क्या कहूं उनसे, तो है। माइंडसेट थोड़ा सा अब मेरी changes है। मेरी बहू है, वो भी मैनेजमेंट करके आई है। मेरा ग्रैंडसन है 3 साल का। ठीक है, ईश्वर की अनुकंपा है। मैं जब भैया से बात कर रहा था आपके बेटे से, हम्म। तो पहले थोड़ा सा ये था कि कुछ चीज़ें जानने के लिए कहते जब, लेकिन मैं अभी जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरे से बात करते रहोगे तो दिन भर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतना बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो भैया के साथ भी बात करते करते ऐसे हमारी बातें होने लगी कि टाइम पता ही नहीं चले ना कहाँ। तो मैंने भैया और मैं यही कह रहे थे, कहते यार बातें करते करते तो टाइम ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। आपको जो पूछना पूछिए, वरना ये चले खत्म नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा अब ग्रैंडसन की बात हुई है। हाँ, 3 साल का क्योंकि मेरा बेटा। हाँ मैं फैमिली का बताया था, तो मैं और भैया कुछ फैमिली टॉपिक से बात करते हैं, कहते हैं चलो बात करते हैं। फिर बात करी तो बताया था कि ब्रेकफास्ट भी सब साथ में करते हैं। तो कल्चर बहुत अच्छा मेंटेन किया है आपने घर पे, वो फैमिली लाइफ को लेके। ग्रैंडसन के थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि वो रह गए अभी डिस्कशन पे। 3 साल के हैं, मुझे क्या बताया। ठीक है। शैतान है, आप अपनी अरे झलक देखते हो उसमें। हाँ, जैसे आप बता रहे थे माखन चुराया आपने फ्रेंड के साथ, या बड़ी शैतानी करी। वो बचपन क्या जिसमें शैतानी ना हो। परेशान करते हैं आपको? नहीं, हमको नहीं परेशान, क्या परेशान। लेकिन देखिए, फिर वही बात है, बचपन क्या जिसमें शैतानी ना हो। आज जब बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, कॉलेज लाइफ नहीं है, दे मिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मिलता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने बेटे को एक बार स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन जरूर लड़ने को कहता, क्योंकि उससे जो आपकी परवरिश होती है, जो आपका विजन खुलता है। भाई मैं वहां टॉपर था, और मुझे किस किस तरह के लोगों से और किस 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 तरह के एलिमेंट से मिलना पड़ता था, मैं ही जानता हूं। मैंने भैया को पूछी ये बात। और मेरे फादर की एक ही शर्त थी, मैं बगैर बगैर बताए चुनाव लड़ गया। घर में पता नहीं था, घर में बताया नहीं। 2 लोग आए स्टूडेंट्स, मेरे फादर नीचे बैठे थे, उनसे बोले वो अध्यक्ष जी से बात करनी है। तो फादर बोले कौन अध्यक्ष जी भाई? बोले वो आलोक मिश्रा। बोले काहे के अध्यक्ष हैं? बोले आपको मालूम नहीं? बोले क्या मालूम नहीं? अरे बोले अभी वो इलेक्शन जीते हैं। बोले काहे का इलेक्शन जीते हैं? बोले स्टूडेंट्स यूनियन का। बोले अरे, बोले आप कल का पेपर मंगा लो, परसों का दैनिक जागरण, मिल जाएगा। तब हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आता था, तब इतना जागरण का वो भी नहीं था। उन्होंने सामने से जागरण मंगाया, पढ़ लिया, हमसे कुछ नहीं। ठीक है, मैं मिला। दूसरे दिन मैं जब जाने लगा कॉलेज मेरा 10 से 3 बजे तक लगता था। तो बोले कॉलेज जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। और क्या सब ठीक है? मैंने हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी तुम्हारे यहाँ इलेक्शन हुए थे यूनियन में? हमने हाँ हाँ। बोले तुमने क्या? हमने कहा जिसको लड़ाया था वो जीत गया। बोले जीत गया वो? बोले हाँ। बोले तुमने कुछ नहीं किया? हमने नहीं, हम क्या करते। उन्होंने पेपर मेरे सामने रख दिया। तो मैंने कहा, बोले देखो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम बिगड़ जाओ। मैंने उनसे एश्योर किया कि जितने मेरे मार्क्स आए हैं बीए पार्ट 2 में 72% आए थे, इससे कम नहीं होने देंगे। और ईश्वर ने लाज ये रखी कि 72% हमें पॉलिटिकल साइंस में भी आ गए। तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं वो ये सोचते थे ऐसा ना हो बिगड़ ना जाए। उनकी एक ही चीज थी, एक ही ख्वाहिश थी, और उन्होंने इतनी गरीबी देखी। थोड़ा सा पेरेंट्स को रहता ही है हाँ। कि पॉलिटिक्स और उनका बैकग्राउंड नहीं था। मेरे घर में 100 किलोमीटर क्या 10,000 किलोमीटर तक कोई पॉलिटिक्स में है ही नहीं। वन्ना को मैंने जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया, 3 लाख वोट पा गई वो। अगर कानपुर की पार्लियामेंट में देखें तो मात्र 23,315 वोट से हारी थी वो। वैसे तो 1 लाख से हारी थी 7 विधानसभाओं में, क्योंकि मेयर होता है 7 विधानसभाओं का। 5 असेंबली सेगमेंट में 23,315 वोट से हारी बस वो। और 80,000 मिला था 5 असेंबली सेगमेंट्स में सपा को, तो जोड़ लीजिए। तो अब तो सपा साथ है, अब तो इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी साथ है, कम्युनिस्ट भी साथ है। तो मुझे कुछ नहीं, जो मैं कहता हूं हरी इच्छा, जो जैसे आप लोग कहते हैं कि वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, हम लोग कह देते हैं
हमारी माँ ने संतोष करना सिखाया। कोई भी असफलता मिली तो उन्होंने इतना ही कहा, धैर्य रखो, ये ईश्वर की मर्जी है। और आज तक धैर्य से ही चल रहे हैं। जैसे अभी कॉलेज लाइफ की आप बात कर रहे थे और आपने बोला कि मैं चाहता कि मेरा बेटा भी स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट इलेक्शंस लड़े। नहीं, लड़ता, अब नहीं लड़े, लड़ता। लड़ता उस समय। उससे क्या होता है, उस एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो। मैं उसे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का पार्ट मानता हूं। तो अभी जो मान लो व्यूअर्स या यूथ जो कॉलेज में होंगे प्रेजेंट अभी, वो अगर पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनके लिए कोई मैसेज है यहाँ पे? मैसेज ये है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आपको ये सिखाती है कि आपको सर्वाइव कैसे करना। आपको पहचान बताती है कि आदमी आता है, हाँ वोट तुम्ही को देंगे, देता तो सब नहीं है। आपको बहुत एस्पेक्ट, आप अगर पढ़ने लिखने वाले हो तो आपको गुंडा एलिमेंट को कैसे ट्रीट करना है, आपको एंटी सोशल एलिमेंट से भी डील करना है, आपको तरह तरह से, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट। ऑफ कोर्स ग्रूम्स योर एंटायर पर्सनालिटी। अभी जैसे आप डीपीएस हैंडल कर रहे हो कानपुर में, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मैंने भैया से भी उस दिन बात करी थी आपके बेटे से, तो वो बताए थे कि हमने बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो गोल्फ हो, बैडमिंटन हो, स्पोर्ट्स की, टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली लिमिटेड स्पोर्ट्स बट टेक्नोलॉजी, आईटी एंड बाकी चीजों में भी, स्पिरिचुअलिटी का भी शायद मुझसे जिक्र कर रहे थे। I don't know. I have not been in touch with the school for the last 1 year or so. He has been running the school, so I am not aware whatever is happening. उन्होंने मुझे बताया कि ये विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। वो जो फीस है उसी में सब कुछ उसी में एडजस्ट कर रहे हैं हम। एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि हम चाहते हैं कि स्किल डेवलप हो बच्चों का। ये रूट्स जो आपके हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों की जरूरी है, स्किल्स डेवलप होंगे तो काबिल बनेंगे, घर को तो अपने आगे लेके जाएंगे, देश को और समाज को आगे लेके जाएंगे। तो भैया में भी मैंने उस दिन ये झलक देखी थी, वो बता रहे थे। आदमी अगर बुकवर्म है, मैं शुरू से कहता हूं, मेरा एक नारा था, वी डोंट वांट टू मेक बुकवर्म्स, वी वांट टू मेक अ स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड। बुकवर्म होगा, एक असफलता, जैसे मुझे असफलता मिली, मैं बिखर जाता। अगर स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड है तो वो अपना, जैसे मैं इंस्पायर किससे होता हूं आपको मालूम है? बताइए। जल से, बहते हुए जल से। बहते हुए जल को आप रोकने की कोशिश करके देखो, नहीं रुकेगा। आप इधर से रोकोगे इधर से बहेगा, इधर से रोकोगे इधर से, वो जल तबाही भी मचा देता है। तो बहते हुए जल से मैं इंस्पायर होता हूं कि कहीं चाहे जितने ऑब्स्ट्रक्शंस आए, आपको चाहे रास्ता बदलना पड़े, आपको यू हैव टू कीप ऑन मूविंग टिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। एक कहावत है कि समय को पूछा आता है समय बलवान क्यों माना जाता है, तो काफ़ी लोग आंसर नहीं दे पाते। बट फिर विद्वान ने बोला समय बलवान इसीलिए क्योंकि वो रुकता नहीं, समय हमेशा चलता रहता है। आई थिंक जो आप बात कर रहे हो कि जल भी नहीं रुकता, तो इफ यू कीप ऑन मूविंग, फेलियर्स सक्सेस मिलते जाएंगे, बट इफ यू कीप निकालो, आगे बढ़ो यार। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप सोल्यूशन ढूंढो उस प्रॉब्लम का, आप ढूंढो। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, जिसने प्रॉब्लम दी है वही सोल्यूशन भी देगा। क्या बात है। प्रॉब्लम आपको दी है तो ऊपर वाला है, उसके सोल्यूशन लेकर आया है। आप, मैं ये फिलोसफिकल बात कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं भी व्यथित हो जाता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं। यद्यपि मैं अपने आप को जानता हूं कि हाथ तलवार, मैं आपसे कहता हूं ना, मैं तलवार की धार पर निकला और मेरी गर्दन नहीं कटी, मैं बच गया क्योंकि ईश्वर ने बचा लिया मुझे। फिर अंदर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन व्यथित मैं भी होता हूं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं यही जानता हूं, इतनी विकट समस्याएं आई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, और कैसे आसानी से सॉल्यूशन निकला है वो भी मैं अचंभित हूं। इतनी विकट समस्या, जहां पर मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ही उदाहरण दिया, ये मेरे साथ इनन्यूमरेबल केसेस हैं, अनगिनत ऐसे वाकये हैं जो बता नहीं सकते। कोई एक किस्सा, अब किस्से पे मत जाइए, ये बड़ा लंबा चल जाएगा। मैं ये चाहता हूं क्योंकि यहां पे जो आप बात करोगे उससे शायद कोई एक लाइफ इंस्पायर हो गई इस पॉडकास्ट को देखते हुए, कोई ऐसा किस्सा जो शायद आपकी आवाज सुनना चाहता हो और ऊपर वाला चाहता हो वो किस्सा वो शेयर हो जाए, कि आपने बैकआउट नहीं किया एंड यू फॉट। नहीं तो बैकआउट आपको बताया ना, मैंने मैंने सीपीएमटी का एग्जाम दिया, नहीं हुआ। 104 बुखार में दिया, मैं टाइफॉइड में था, नहीं हुआ। मैंने साइंस छोड़ दी, मैंने ह्यूमैनिटीज ली। ह्यूमैनिटीज में मैंने टॉप करता गया। जब आईएएस का इम्तिहान दिया तो आईएएस में आपको जानकर साहब, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मेरा दूसरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस से साइकोलॉजी में ज्यादा अच्छे मार्क्स थे मेरे। मैं क्या बताऊं इन सबको।
उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन में आप चलते हो तो अगर आप कानपुर से बैठे हो, आपको कोलकाता जाना है, तो अगर जो लोग उतर रहे हैं इलाहाबाद में, उससे आपको क्यों दिक्कत होती है, क्यों पीड़ा होती है? जिनको पटना उतरना है उनको उतरने दो, मुगल जाना है, उनका डेस्टिनेशन वहां तक है, आपका वहां है। तो मैं वहां सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं ना। जर्नी शायद कानपुर टू बैंगलोर होगी, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं तो वाया बॉम्बे हो सकती है। अब फ्लाइट में मैंने तब फ्लाइट में मैं चढ़ा भी नहीं था, मैं तो ट्रेन में चढ़ा था, तो मैं तो ट्रेन का एग्जाम्पल अपने आप को देता था, उसी से निकलता था। फ्लाइट में मैं तो आप चला ही बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। नहीं। मेरा ये कहना होता है, काहे को इतराओ यार, जरा से ऊपर वाले की नजर टेढ़ी हो गई तो आप भस्म हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो काहे का इतराना, किस बात का इतराना? सो रूट्स हमेशा ग्राउंड से, स्टे हम्बल, मन नीवा मत उच्ची। मैंने आपसे बताया, मेरी आज भी मुझे अपनी, मैं विजय सुपर व्हाइट मेरी विजय सुपर थी, जो कॉलेज के लोग होंगे वो जानते हो, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था उसका नंबर था UHJ7279, मैं उससे चलता था। आज भी मुझे अभी गाड़ी से नहीं जाना हो तो मैं रिक्शे पे भी जा सकता हूँ, टेम्पो में भी बैठ सकता हूँ, ई रिक्शा में भी बैठ सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। मैं, अरे नहीं है तो मैं उससे चला जाऊंगा, मुझे स्कूटर चला रहा हूँ, मैं स्कूटर से चला जाऊंगा। कोई ऐसी यू डोंट फील अशेम्ड, मतलब Why बिल्कुल should you feel ashamed? You have been a doing part it. of that life. You have been doing it in the past. Why not? जो टेम्पो में चल रहे हैं वो आपसे इंफीरियर नहीं है, कतई नहीं है वो, ठीक है। देखिए, माइंडसेट शायद डिफर कर सकता है थोड़ा, सोच, कोई सोच नहीं, गलत, मैं इस सबको नहीं ये मानता। भी नहीं मानते आप? नहीं। देखिए, आप शुक्रगुजार होइए कि ईश्वर की आप पर कृपा है। मैं जो कुछ भी हूं वो ईश्वर की कृपा का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग जब कहते हैं ना मुझे, मैं इंटरव्यू में देखता हूं, मैंने प्लानिंग की, ये किया, फिर ऐसे पहुंचा, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी टोटल लाइफ अनप्लान्ड है। मैंने जो सोचा वो हुआ ही नहीं, जो हुआ वो जो सोचता था उससे अच्छा हुआ, तो काहे की प्लानिंग? बस व्यथित जरूर हो सकता है आदमी, लेकिन ईश्वर पे अगर भरोसा रखोगे, भगवान का नाम याद रखते रहोगे, भगवान पर आप भरोसा रखोगे, तो आप असफल नहीं होगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जीवन का सार है, बताया ना, जो हमारी मर्जी का हुआ वो अच्छा, जो हमारी मर्जी का नहीं हुआ बहुत अच्छा। क्यों? वो ईश्वर की मर्जी थी। तो ईश्वर की मर्जी के आगे तो मेरी मर्जी फेल है। इंसान की क्या मर्जी है? और जो लोग इतराते हैं ना, मैं वो भूल जाते हैं कि जरा सी नजरें टेढ़ी हुई। आप देखिए ना, अंबानी परिवार के 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। क्या अंतर है? दोनों एक ही विरासत पाए थे, एक पर ईश्वर की कृपा है, एक पर ईश्वर की कृपा नहीं। मैं बहुत सिंपल साहब, बहुत प्योर एग्जांपल दे दिया आपने। इससे बात अच्छी और नहीं हो सकती। और मुकेश अंबानी अगर इतराएंगे तो अनिल अंबानी बनने में उनको समय नहीं लगेगा। बहुत सीधी सी बात है भाई। आप देखिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए और आप सत्कर्म, हाँ, उसके साथ बहुत जरूरी है। आप किसी को तकलीफ न दीजिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए। चोट का मतलब फिजिकल के साथ साथ मानसिक, हृदय में कोई चोट। मेरी माँ ने कहा ना, किसी का कुछ भी ले लेना, उसकी हाय मत लेना। देखिए, आज मेरे माता पिता के सत्कर्म थे, उसका प्रतिफल मुझे मिला। मेरे जो सत्कर्म हैं उनका प्रतिफल मेरे बच्चों को मिलेगा। मेरे दोनों बच्चे टॉपर है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। आपको मिलेंगे नहीं ऐसे बच्चे। मैं मिला उनसे तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। तो ये ईश्वर की कृपा ही है। मैं अभी झूठ, फरेब, धोखा, ये वो, इधर पैसा पीटना, उधर तकलीफ देना, ऐसे मार लेना, ये कर लेना, तो ईश्वर बच्चों पे निकल जाएगा, वो देख रहा है। मैंने अस्पताल जो खोला है, मैंने कहा इसमें एक पैसा ऐसा नहीं होगा कि आप जो आया हुआ उसकी आपने सीजरियन करा दी। अगर एक भी सीजरियन डिलीवरी कराई तो मैं डॉक्टर निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है। हमने कहा जमीन बेच के, जमीन गिरवी रख के तो पेशेंट आ रहा है।
हैं, आप उसके एक दिन ज्यादा रखोगे तो उसके लिए कितनी डिफिकल्ट बात है। आप एक दिन ज्यादा नहीं रखोगे कि हमने कहा मुझे किसी भी बद्दुआ का पैसा नहीं लेना है, अगर बद्दुआ का पैसा होगा तो ये मेरे बच्चों पे निकल जाएगा, कृपा करके मुझे कोई भी बद्दुआ का पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और मैं बहुत, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझमें भी कमियां हैं, मुझमें भी गलतियां हैं, मुझसे भी होंगी, आगे भी होंगी, इंसानी स्वभाव है ये। इंसान है। लेकिन मैं हर गलती से कोशिश, और रोज ईश्वर से माफी मांगता हूं, और रोज सुबह ये प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर मुझसे और मेरे परिवार से कोई गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखे, गलती ना हो, उसमें सब आ गया। सब आ गया। तो मैं आज आपसे पर्सनली मिलके एक चीज तो मैं सीख गया, क्लीन स्वीप वाली। तो एक पोस्ट मैंने देखा था, काफी लोग बोल रहे थे कि क्लीन स्वीप एटीट्यूड है आपके अंदर, कॉलेज में आप क्लीन स्वीप कर देते थे। तो ये क्या है क्लीन स्वीप? बिकॉज मुझे समझ में आ गया, वाइब आपसे समझ में आ गया क्लीन स्वीप क्या है। कुछ नहीं, क्लीन स्वीप है ईश्वर की कृपा, दैट्स ऑल। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा और आपके सत्कर्म। अगर लाइफ को मेरी आप समराइज करेंगे दो चीजों में, तो सत्कर्म और ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ है। और मुझे मजा आता है अच्छे काम करने में। मेरा पैसा कोई मार कर चला जाए, मैं खुश हूं। मैं दूसरे का पैसा गलत ना रख लूं, कम से कम वो ले गया ना, तकलीफ होगी आगे, उसकी तकलीफ मेरी जनरेशंस पे तो नहीं निकलेगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत मेरी बड़ी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल आउटलुक है। स्पिरिचुअल, हाँ। क्यों? मेरी माँ बहुत 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 धार्मिक थी, और मेरे फादर धार्मिक के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल थे। आप बताइए, जिसने इतनी गरीबी देखी। और मैं बता तो रहा हूं, मेरे ग्रैंडफादर 1914 में पोस्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम विद्याधर रखा। मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, ट्यूशन पढ़ा के फीस जमा करते थे, बीए पार्ट 1 कर पाए, बीए पार्ट 2 नहीं कर पाए, उनके पास इतने पैसे नहीं थे और घर चलाना था, क्योंकि तब मैं पैदा नहीं था, जल्दी तब शादी होती थी, मेरी मदर साथ थी, उनको उनकी और अपनी परवरिश करनी थी, और वो विद्या का काम मैं कर रहा हूं। एक शिक्षा बीमा योजना भी आपने स्टार्ट करी है। वो मैं इस समय शिक्षा बीमा योजना के विषय में इसलिए नहीं बता सकता, मैंने जो शुरू किया था वो मैं आपको बता सकता हूं। अब क्या हो रहा है इधर मुझे 1 साल से नहीं मालूम। मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई बच्चा हमारे यहां प्ले ग्रुप में ही क्यों ना सही हो, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है मेरे यहां और उसके फादर की डेथ हो जाती है या उसके अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, तो मैं उस बच्चे को 12th तक फ्री एजुकेशन देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा उस समय अमेरिका में था, या अगर मेरा बच्चा वहां पर मुझे कुछ हो जाता तो उसकी फीस कौन देता? वापस आ जाता ना जी। और ये शुरुआत मेरे एक दोस्त क्या था, वो मुझसे जूनियर था, जबकि मैं 2002 का जब इलेक्शन लड़ रहा था तो दूसरे को इलेक्शन लड़ा रहा था। उसका बच्चा मेरे यहाँ था, उसकी डेथ हो गई। उसके फादर बुजुर्ग थे, वो मेरे पास आए कि उसकी वाइफ को नौकरी दे दो। वाइफ काबिल नहीं थी, तो मैंने कहा नौकरी तो नहीं, मैं आपके बच्चे को मुफ्त में पढ़ा दूंगा। वो वहां से शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। अगर कोई, दिस इज एन एजुकेशनल इंश्योरेंस यू कैन कॉल इट, कि हमारे यहां आज बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसके मदर या फादर की डेथ हो जाती है जो अर्निंग मेंबर है, लेकिन अब आप और चाचा हैं, आप जॉइंट फैमिली, आप पैसा कमा रहे हो, फिर आप हमसे कहो कि माफ कर दो, तो नहीं करूंगा। मतलब अर्निंग सोर्स अगर खत्म हो गया तो हम आपको 12th तक पढ़ा लेंगे। 12th तक आप पढ़ा दोगे। हमने एक ब्लाइंड बच्चे को भी पढ़ाया है, वो सेंट स्टीफेंस में करके, उसको इतना बढ़िया संगीत भी वो करता था कि मरहूम रवीन जैन ने कहा था मैं संगीत सिखाऊंगा, अब उनकी डेथ हो गई। उसने ऑल इंडिया में 10वीं रैंक लाया था, वो फिजिकली हैंडीकैप उसमें, और वो सेंट स्टीफेंस में एडमिशन नहीं होता, वैसे अर्जब जैन उसका नाम है। आज मेरे यहाँ एक और ब्लाइंड बच्चा पढ़ रहा है। हमारे यहाँ कितने फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसलेक्सिक बच्चे पढ़ के निकले हैं। हम उनको चैलेंज मानते हैं कि हम सिर्फ आप ये बताइए, सिर्फ अच्छे बच्चों को आप लोगे तो फिर कम अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे? दे आर नॉट स्पेशली डिसेबल्ड बट दे आर स्पेशली एनेबल्ड, स्पेशली एबल्ड बोल रहे हो आप। ऊपर वाले के ऊपर और कृपा है उनके ऊपर, ऊपर वाले की,
कि विदाउट टेकिंग वन सेंस उनको इतने चीजें ऊपर वाले ने दे दी है कि दे आर क्लोज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो सब ईश्वर अच्छा करेगा। तो ये तो हमने आपकी थोड़ी सी जर्नी, स्पिरिचुअल साइड देखी, फैमिली लाइफ देखी। थोड़ा सा अब हम आपसे पॉलिटिकल चीज़ें पूछना आता है, बिकॉज अभी चुनाव का समय आ रहा है और कानपुर से आप 43 नंबर से लोकसभा के दावेदार हैं इंडिया अलायंस से, इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन से। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैसी तैयारियां हैं इस बार 2024 की आपकी? मेरी तैयारी पूरी है। फिर जैसी ईश्वर की मर्जी, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। जनता अगर मुझे समझेगी कि मैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उपयुक्त हूं तो मुझे नुमाइंदगी देगी। आपके क्या प्लान्स हैं अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स रहेंगे कि आप ये चेंजेस लेके आओगे? कोई चेंज नहीं। कानपुर में जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल से रुका है, जो पिछले उसके पहले 15 साल कांग्रेस के एमपी रहे, वो डेवलपमेंट आगे बढ़ाना है। कानपुर के डेवलपमेंट को किसी समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था कानपुर, तो उसको उसकी खोई हुई ताकत, खोई हुई प्रतिभा और खोया हुआ डेवलपमेंट कराना है। देखिए जैसे और लोग कहें आई लव माई कानपुर। कोई प्लानिंग प्रोजेक्ट्स आपने प्लान करे कि जनता ये एक्सपेक्ट कर सकती है आपके साथ? जो जनता कहेगी, कोई प्लानिंग नहीं। देखिए मेरी जीवन अनप्लान्ड है तो मैं प्लानिंग क्या करूंगा? ये तो मैंने जान लिया, तो ये आपने एक बोला था पहले। फिर मैं क्या कह रहा हूं, जो जनता चाहेगी कानपुर के हित के लिए वो सब काम किए जाएंगे। आपको मैं जनता के लिए, कौन से लगते हैं? मैं जनता के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। अगर जनता इतना मुझे विश्वास और प्यार देगी तो उस प्यार के कसौटी में, उस विश्वास की कसौटी में और उनकी हर कसौटी में पूरी तरह से खरा उतरूंगा, इतना ही कह सकता हूं। अगर मान ली कुछ सेक्टर्स की मैं बात करूं, एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ आपकी विजन या प्लान है? हमारे प्लान, फिर मैंने कहा, मैं, आप मुझसे प्लानिंग की बात करते हो, मेरे सुनिए ना, पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी इसमें सब चीज समाहित हो जाती है कि कानपुर की बेटरमेंट के लिए, कानपुर के डेवलपमेंट के लिए, कानपुर की अच्छाई के लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। सो आप ये कहना चाहते हो कि यू आर इजिली अप्रोचेबल, ऑन कॉल फॉर एनीवन, एनी टाइम ऑफ द डे? अब हर वक्त आप, एनी मतलब टाइम, वो just आप सुन लीजिए, एनी टाइम का। अब मुझे रात को 1 बजे फोन करते हैं, मैं हेलो, सो रहे हो? हाँ भैया 1 बजा रात को, अब बताओ, और ठीक है आप? भैया रात को 1 बजे आप बताओ यार, सो जाने दो भैया। सुबह 6, जिसकी नींद 6 बजे खुली, कुछ जल्दी उठते हैं 6 बजे जी। हेलो, हाँ भाई साहब, मैं सो रहे हैं यार आप अभी, क्या कहें? आपको और किस्सा बता देते हैं। मैं सुनना चाहूंगा, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। आप निकलिए हैं, आप कितने लोगों को नाम से याद रखेंगे? अब कोई मिला, बजा पहचाना? आपने गलती से कह लिया हाँ पहचाना, शक्ल से पहचान लिया जी, तुरंत आपसे आपका टेस्ट ले लेंगे। नाम बताइए भैया, नाम बताइए। जब आपको मेरा नाम ही नहीं याद है तो मैं क्या करूं? अच्छा, आपने गलती से कह दिया भैया पहचान नहीं पाए, बोले तो आपसे बात क्या करूं, आप मुझे पहचानते ही नहीं हो। क्या करें, ये कंप्यूटर नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन है। हम आपके लिए समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे, लेकिन हर क्षण मेरी परीक्षा मत लो भैया। ये हमको भी इंसान अपने जैसा, इंसान समझो अपने जैसा। हाँ, मैं लोगों से कहता हूं और आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं जी, मुझसे गलती हो सकती है, आगे भी हो। अगर मुझे आप कोई त्रुटि मुझे लगे मेरी, तो मुझसे पूछिए, या तो मैं आपको कन्विंस करूंगा, और अगर मेरी गलती होगी तो मैं सरेआम माफी मांगूंगा। लेकिन गलती होगी, और छोटों को अगर मेरी कोई गलती होती है तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं, और जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे पिता समान हैं, वो मुझे कान पकड़ के सही रास्ता दिखा सकते हैं। यह अधिकार मैं कानपुर की जनता को देता हूं। ये मैं नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं होगी,
गलती होगी, लेकिन सही रास्ता अगर मुझे समझ में आप समझा देंगे तो मैं उस रास्ते चलूंगा, गलती की माफी भी मांगूंगा आपसे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड है, कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी गलती। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सर। भैया जब ईश्वर ने मुझे इस नामाकुल इंसान को ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे तो हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भैया। ईश्वर ने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद भी अपनी कृपा, अपनी हर तरह की कृपा मुझ पर बरसा रहा है। तो मैं कैसे ईश्वर के इस वरदान को, इस एहसान को, इस ईश्वर के फल को कैसे किनारे कर सकता हूं? एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे और पूछूंगा, बिकॉज आप पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हो जी। अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इलेक्शन बॉन्ड्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये क्या चीज है। तो आई वांट कि आप इसको देखिए पॉडकास्ट के थ्रू एक बार बताएं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये बिकॉज हम क्रूड एक साधारण आदमी की जिस्ट दीजिए आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और ये सिनेरियो इकोनॉमिक्स में चल क्या रहा है, बिकॉज लोग जानते ही नहीं है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। साधारण आदमी की भाषा में बताएं जी, ये हफ्ता वसूली है। आपको धमका के, डरा के, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आपसे जो चंदा अपनी पार्टी के लिए ले लिया गया उसको आप क्या कहेंगे? आपको या तो ईडी सीबीआई, अब आप बताओ किसी कंपनी का मुनाफा 1 करोड़ है, वो 130 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे दे सकता है? फिर जो लोग गोहत्या को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं वो बीफ की कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मैं तुम्हें, वो भी ये तो चल रहा है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी किससे? कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, आपने मुझे चंदा दे दिया, आप फ्री हो। आपने हमको चंदा दे दिया, क्या चाहते हो बताओ? धंधा दोगे और आजादी दोगे। चलिए ब्रीफ में रखते हैं इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये किस टाइप का बॉन्ड होता है, थोड़ा सा चीजें आप उसको समझाइए, बिकॉज व्यूअर्स जो नहीं जानते वो भैया वो गूगल सर्च कर ले, ये बड़ा लंबा किस्सा है, इससे हम शॉर्ट में रखें, बिकॉज आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में। भैया हमारे समय में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे, गोल्ड मेडलिस्ट में था सन 84 में है, तब ना इलेक्टोरल बॉन्ड की तो जन्म इन्होंने दिया है ना, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। तो उसका पॉलिटिकल साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट तो इलेक्शन बॉन्ड से क्या लेना देना? जो ले रहे हैं वो उनकी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे ही सवाल है, बिकॉज जो ले रहे हैं उनकी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे ही सवाल है। मैं क्या करूं? मेरी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री असली है। बिकॉज अभी जैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, तो उसमें पहले इन्होंने बोला, पहले ये था कि वो अनरजिस्टर्ड थे, उस पर कोई सीरियल नंबर कुछ नहीं है, मनी ट्रेल का ऑप्शन ही नहीं था। जब मनी ट्रेल का ऑप्शन नहीं रहेगा तो मनी कहां से आ रही है, इज इट व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, कैसे पता चलेगी? कदम कदम पे भ्रष्टाचार और दिखाने को शिष्टाचार। शिष्टाचार को अगर किसी ने भ्रष्टाचार में बदला है तो इस वर्तमान सरकार ने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले शिष्टाचार क्या होता कोर्ट ने समन्स भी दिए हैं और 9 अप्रैल को उनसे आई थिंक रिपोर्ट भी मांगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। शिष्टाचार क्या होता था? आप किसी को गए, आपने तोहफा दिया, तो वो शिष्टाचार था। इन्होंने उसको भ्रष्टाचार बनाया। जो कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही तो खा रहे हैं। ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, ये कहते हैं 6,000 करोड़ रुपए भाजपा की सरकार को मिले, बाकी दूसरी पार्टीज को मिले। और जबकि जब इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन आई तो पता चला 12,000 करोड़ इज द एक्चुअल फिगर। हम इस फिगर पे मैं नहीं जाते। आप ये बताओ, आप यहां पर बंदूक लगा के अगर कर रहे हो तो उसे वसूली कहेंगे ना, उसे रैंसम कहेंगे ना। तो यहां ईडी सीबीआई की बंदूक लगी है, जो और सरकारों ने के पास ये नहीं सुविधा है, तो इसलिए और पार्टियों के पास ये सुविधा नहीं है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। कहते क्या है? इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिए कि आप सिलेक्शन, आपका सब पैसा जब्त कर दिया। अरे आप ये बताओ,
पॉलिटिकल पार्टी का 14 लाख का अगर कोई गलती है, गलती मैं मानता हूं, तो उसमें 250 करोड़ रुपया जब्त हो जाएगा। 14 लाख के ऊपर 250 करोड़ जब। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो यहाँ से? व्यूअर्स को क्या बताएं, बिकॉज ये बहुत ही गहरा मुद्दा है लेकिन हाईलाइट में नहीं है। सब हाईलाइट है। मैं बता तो रहा हूं, आप पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू पढ़ लो, पुलवामा में क्या हुआ। चाइना आप कहते हो हम कोई वो नहीं करते, और चाइनीज कंपनी का आप प्रमोशन करते हो, चाइनीज कंपनी से बॉन्ड लेते हो, सब क्या है। आप कहते हो, एक बात बताओ, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 400 साल के मुगल राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा, 200 साल ब्रिटिश राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा, 70 साल के इनके राज में कांग्रेस के राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा। हिंदू खतरे में है जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और कब? जब माननीय प्रधानमंत्री हिंदू, माननीय राष्ट्रपति हिंदू, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, माननीय राज्यपाल साहब हिंदू, माननीय मुख्यमंत्री हिंदू, आईजी यहाँ का हिंदू, डीएम यहाँ का हिंदू, कोतवाल यहाँ का हिंदू, और हिंदू खतरे में है। 70% पॉपुलेशन अगर हिंदू है तो कैसे खतरा? मैं तो आपको बहुत क्रूड भाषा में बता रहा हूं। ये तो आपने गवर्नेंस बता दी जो कंट्रोलिंग पावर है। तो फिर जब मैं आपसे मेजोरिटी बोल रहा हूं, अगर 70% देश में हिंदू है तो देश खतरे में कैसे है? मालूम नहीं, ये तो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए। देखिए, आप हमसे ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं ना, ये आपसे इलेक्शन के पहले करते या इलेक्शन के बाद करते तो आपको ज्यादा मजा आता। आप पूरे दिन चलाते और पूरी रात चलाते, फिर भी खत्म नहीं होता आपका। चंडीगढ़ में अभी पोल आया, जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, वो न्यूज ही दब गई सर। आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के तो ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है, भैया सुन, वो न्यूज मीडिया में आ ही नहीं रही है। मीडिया में क्या आ रहा है? हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, गोदी मीडिया जो गोद में बैठा हुआ है। अगर यूट्यूब वगैरह ना हो तो कुछ चले ही ना, और यूट्यूब को भी बैन करना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से कुछ नहीं हो पाया। ये अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। और जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था जब इमरजेंसी लगी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है, वही मैं आज कहता हूं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कहते हैं हमारी गारंटी, उनकी गारंटी 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, आ गया, उनकी गारंटी पूरी हो गई। जो कहते थे 60 रुपए का पेट्रोल कम होगा, उनकी गारंटी में 100 हो गया, गारंटी पूरी हो गई। जो कहते थे सिलेंडर 400 का है कम करेंगे, उनकी गारंटी में 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, पूरी हो गई। जो दाल 40 रुपए किलो थी, वो 200 रुपए तक अरहर की दाल पहुंच गई, उनकी गारंटी पूरी हो गई। चिरौंजी गायब हो गई गुजिया में, होली में 3000 रुपए किलो चिरौंजी हो गई, गारंटी पूरी हो गई। 2014 में मोटरसाइकिल 40,000 की आती थी, वो आज 1,10,000 की हो गई, गारंटी पूरी हो गई। ऐसे ही सब गारंटियां जो आगे भी हैं वो भी पूरी होंगी। गारंटी तो पूरी होनी है। ईडीसीबीआई की हम बात कर रहे थे अभी, केजरीवाल जी पे तो ट्रायल चल रहा है। ये ईडीसीबीआई जो आप कह रहे हो कंट्रोल बहुत ले लिया इन्होंने, वो कहते हैं ईडीसीबीआई अलग यूनिट है, उससे भाजपा का क्या रिलेशन? तो अजीत पवार जी जो सबसे भ्रष्ट थे, वो वॉशिंग मशीन में भाजपा की निकल कर बिल्कुल क्लीन हो गए। ईडीसीबीआई उनसे नहीं पूछ रही है। एक मुख्यमंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां चली गई, वो भी साफ होके आ गए। ईडी सीबीआई केजरीवाल के लिए है? और जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी 10 दिन तक पहले कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट है, इनको मैं जेल में भेजूंगा, वो जेल में उनकी गारंटी थी कि जेल में भेजने की, तो उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी गारंटी पूरी हो गई। महाराष्ट्र के क्या कहे,
एक कहानी है। एक बार देवता बहुत परेशान कर रहा था राक्षस देवताओं को, तो भगवान विष्णु के पास गए। देवता बोले ये राक्षस बहुत परेशान करता है, इसको मारने की कोशिश करते, ये मरता नहीं है। तो उन्होंने कहा राक्षस की जान तो तोते में है, तोते को मारोगे तो राक्षस मर जाएगा। उन्होंने तोते की पैर तोड़े, राक्षस की पैर टूट गई, तोते की गर्दन मुड़ी, राक्षस मर गया। तो तोता गया है यहाँ पे। अब ये आप जानिए, कुछ लोग जनता को बताइए आप पॉडकास्ट के माध्यम से क्या है तोता, कि हमने- जनता तोता तोड़े तो राक्षस राज खत्म हो। आप कह रहे हैं राक्षस राज है ये। मैंने ये कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तोते की जान, राक्षस की जान तोता। राक्षस की जान तोते में है। मैंने ना राक्षस बताया ना तोता बताया। वोट फॉर चेंज, डेफिनेटली वोट फॉर कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज। तो ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यही है। न्याय दिलाने की का संकल्प है। और मोहब्बत की इस, देखिए बहुत अफसोस की बात है, अब थोड़ी पॉलिटिकल बात आपने पूछ दी तो मैं बताऊं। जी। गंगा मां के पवित्र तट पर रहने वाले हम लोग, यहां पर एक मुसलमान भाई वजू करके पाक हो जाता है तो वहीं पर पंडित आचमन करके पवित्र हो जाता है। और वो गंगा मां हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करती। ये सड़क, ये मकान, ये धरती, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, कोई भी तो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करती। तो हम और आप कौन होते हैं हिंदू और मुसलमान में फर्क करने वाले? आपको मालूम है क्या हालात बन गए हैं? हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदू का। केसरी। अब आप ये बताइए, ऐसा रहेगा तो हरी सब्जी सब हमारे मुस्लिम भाइयों के पास जाएगी और चुकंदर, गाजर, ये 2-3 चीजें हिंदुओं के हिस्से में आएंगी। अरे स्प्राइट मुसलमान हो गई, फैंटा हिंदू हो गई। और तरबूज बेचारा क्या करेगा? जो बाहर से हरा है अंदर से लाल है, वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा? उसका धर्म भी। ये तो कहावत है ना। अरे नारियल हिंदू हो गया, खजूर मुसलमान हो गया। बाप रे। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। क्या क्या बात करेंगे? ये हवाएं, ये फिजाएं, ये धरती, ये आसमान, ये यहाँ की सड़कें, ये वादियां, कोई हम हिंदू और थोड़ी देर मुसलमान, पहले आप कह रहे थे हिंदू खतरे में, मुझे लग रहा है अब सब्जियां भी खतरे में हैं। सब चीज खतरे में है। और सबसे ज्यादा खतरे में तो तरबूज है। तो वो मैं वही बोलता, कहावत है ना, खरबूजा या तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। वो जो बटे कटे वो जाने, लेकिन हालात ये हैं। मैं तो ये कहता हूं, हमें हरे और लाल में मत बांटो जी। हमें 2 रंगों में मत बांटो। हमें 2 रंग का झंडा नहीं चाहिए। हमें हमारे तिरंगे पे रहने दो। हम तिरंगे के नीचे हैं, वही हमारा स्वाभिमान है, वही हमारी शान है। क्या बात है। चलिए, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। कानपुर में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सॉरी, अजय कपूर जी, वो भाजपा में चले गए। क्या रीजन था? क्योंकि वो पहले बोलते थे कि मैं तो पक्का कांग्रेसी हूं, कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। तोता। और उनके कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था तो वो योगी जी को कहते थे कि, और वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी हैं कि उन्होंने बोला था कि पुराना विधायक पहले यहाँ आता था। पुराना मुख्यमंत्री। हाँ, पुराना मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार के लिए बोलते थे कि वो आता था जब मैं विधायक था, मैं अगली बार भी विधायक रहूंगा। खैर अभी उनका टेन्योर नहीं रहा। और तो टिप्पणी करी थी उन्होंने योगी जी के लिए। देखिए, उनका जमीर उनके साथ, मेरा जमीर मेरे साथ। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस उन्होंने छोड़ी? मैंने कहा ना, तोता। तोता से आप अर्थ लगा लीजिए क्या है, कौन है तोता? मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूं पॉलिटिकल साइंस में। तोता बताइए इस समय कौन है? तोता कौन है? अरे आप भी तो कुछ बताइए ना, तोता कौन है?
देखिए मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सा क्लियर करें, तोता कौन है? ये सब इस समय अलग अलग तरीके से सबको डराया धमकाया जा रहा है। कहीं ईडी है तो सीबीआई है, बुलडोजर है। तो ये अगर सच्चे सीधे सरल है तो इन्हें ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत क्या है? भैया इस समय केजरीवाल ने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है, हैं? और ईडी सीबीआई सिर्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करती तो है। उन्होंने तो आप नहीं छोड़ी, आप भी तो अभी तक कांग्रेस में हैं, आपने भी नहीं छोड़ी कांग्रेस। भैया अगर ईडी सीबीआई का डर है तो आपने तो छोड़ी नहीं। अपने अपने कर्म हैं, मैं क्यों इस विवाद में क्यों जाऊं? मैंने कहा ना, उनका जमीर उनके साथ, मेरा जी। जमीर मेरे साथ। उनके कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। उनका भाग्य उनको मुबारक, मेरा भाग्य मेरे साथ। वो जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे होंगे। भगवान उनको सन्मति दे और भगवान उन्हें तरक्की दे। तरक्की दे। मैं यही कह सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति इस समाज का सम्मानित व्यक्ति है, मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कमिंग टू एंड ऑफ पॉडकास्ट, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पॉडकास्ट में आपको आज कैसा लगा, कैसा भैया, एक्सपीरियंस मैं- रहा मैं- आपका? मैं- फर्स्ट पॉडकास्ट आपने कहा, देखिए- कैसा देखिए- एक्सपीरियंस आपका देखिए, पॉडकास्ट पे? ये एक तरीके का इंटरव्यू ही तो है। आपने जब पॉडकास्ट कहा तो मैं पॉडकास्ट समझ ही नहीं पाया। मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं इस मामले में। मैं कह देता, मैं तो आपके मंच पे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं समझ पाया। आप इंटरव्यू कहते हैं तो ठीक है, एक सीधा सरल एक अनप्लान्ड सा इंटरव्यू था, जहां पर हर कुछ बताया जा सकता था, हर कुछ सुना जा सकता था, हर कुछ कहा जा सकता था। समय की काट है, नहीं तो हम आपके किस्से और डिस्कस करते ताकि आपकी जर्नी और लोगों को पता चलती है। बिकॉज देखिए पॉलिटिकल तो एक सिनेरियो है, देखिए ये बट आई वांटेड कि आपसे जो मुझे सीखने को मिला है ना, और जो स्पिरिचुअलिटी और वेवलेंथ आपके ऑरा से मैच हुई, जो चीजें मेरे को दिखी, वो मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट एक और बार आपके साथ करूं और फिर उन चीजों पे आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। ये इब्तदा है, इंतहा नहीं। शुरुआत है, बिस्मिल्लाह हुई है, मजा आएगा। और चुनाव के बाद लीजिए तो आप थक जाएंगे पूछते पूछते, और मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। आपके साथ बैठूंगा, नहीं थकूंगा, क्योंकि चलिए। आपकी एनर्जी वैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक एक feedback- एक 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 ही शेर से मैं अपनी बात खत्म करना ठीक है। चाहूंगा। मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे। मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो मंजिल याद करती है। क्या बात है। दूसरी चीज, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां मुझसे झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। लेकिन जिसने इस चमन को नोच डाला, वही दावा कर रहा है इस चमन की रहनुमाई का। इन दोनों में सब कुछ आ गया। शॉर्ट में बात करूंगा कि जो हमने बातें डिस्कस करी, एक चीज़ मैंने आज जो आपसे सीखी है कि आपकी जो रूट्स हैं पेरेंटिंग या आपका जो कल्चर जो आप सीखते हो, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को इंसान समझो, सबको इक्वल समझो और अपने को ऊपर ना समझो, तभी आप लाइफ में आपने आगे बढ़ पाएंगे। हमारा तो पूछ लिया कि कैसा लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा। मैंने आपको बताया ना, मैं तो अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपसे उस समय भी कह रहा था, शॉर्टेज ऑफ टाइम टुडे, बिकॉज समय की कमी है, वरना मुझे जो चीजें स्टार्टिंग पूछी वो क्वेश्चनेयर में नहीं थी, और मुझे उन्हीं बातों में बात करने में ज्यादा मजा आ रही थी आपके साथ। देखिए इंटरव्यू लोग फॉर्मेट करके करते हैं। मैं अगर अपने आप को ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन कहता हूं ना, तो मुझसे कभी भी कोई इंटरव्यू कहता पहले से प्रश्न बता दूं। हमने कहा यार क्वेश्चन पेपर पहले बता दोगे तो फिर आंसर देने में मजा क्या आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कभी जीवन में चीटिंग की नहीं है, फिर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, तो अब आप मुझसे इस उम्र में आके चीटिंग कराना चाहते हो। आप पूछो। मेरे पिताजी के एक बात और कहते थे, कहते हमेशा सच बोलो, उसके दो फायदे हैं। पहला, आपने आज ये कुछ कहा, उसके बाद 4 महीने बाद कोई बात वही पूछी गई तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैंने क्या कहा था, जो सच है वही निकलेगा।
नहीं तो आप आज कुछ कह रहे हो, 4 महीने बाद वही पूछिए पता नहीं आपने क्या तब कहा था फिर को। और फिर कहते थे छोटे बच्चे को समझाओ कि झूठ मत बोलना, तो कहेगा झूठ क्या होता है। भाई बच्चे को तो नहीं मालूम, तो बच्चा कहता है झूठ क्या होता है। तो आप झूठ को कहोगे कि भाई गोल को चौकोर मत कहना, तो बच्चा कहेगा अजब इडियट हो, गोल को चौकोर क्यों कहेगा आदमी। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूं, लेकिन मैं खामखा में झूठ नहीं बोलता। मैं भी एक इंसान हूं और कमियों का पुलिंदा हूं, और अपनी हर कमी को डेली कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करने का प्रयास करता हूं। हर दिन मेरे लिए नया है, हर गलती मेरे लिए सबक है, हर घड़ी मेरी परीक्षा है, और मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और ईश्वर ने मुझे सिफत दी है, ये सिफत दी है कि अव्वल आओ, गोल्ड मेडलिस्ट। समाज के लिए कोई मैसेज? यूथ समाज, मतलब मैं सबको ले रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर कानपुर पीपल, पूरी नेशन, पूरे वर्ल्ड के लिए ले रहा हूँ। बी कंपैशनेट। हमेशा आपके पास कोई आए, वो टेबल की उस तरफ हो, तो आप हमेशा उसकी तरफ जाकर देखो कि उसकी समस्या क्या है। तब आप उस व्यक्ति की समस्या और उस व्यक्ति की परेशानी और उस व्यक्ति को समझ पाओगे। किसी की बद्दुआ मत लो, किसी को दुखी मत करो। कोशिश करो कि एक स्माइल पास ऑन होती रहे। हर आदमी जब आपसे मिले तो एक स्माइल लेकर जाए, बहुत बड़ी बात है। मुस्कुराहट फैलाएंगे तो चारों तरफ खुशियां होंगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से घटता है। आप स्माइल लाओ, सबके चेहरे पे स्माइल लाओ। और अगर आप हर के चेहरे पर स्माइल लाओगे ना, तो ऊपर वाला है वो आपके चेहरे को संजीदा या रंज नहीं आने देगा आपके चेहरे पर। क्या बात है। मैं आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। मेरी लोगों ने बहुत मदद की है जीवन में। मैं जिस मदद का पात्र नहीं था, जो मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मदद की है। इतनी मदद की है, मैं आपको बताता हूं। डीपीएस सोसाइटी में फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू करने वाला मैं था। सलमान खुर्शीद साहब उस समय प्रेसिडेंट होते थे डीपीएस सोसाइटी के, उन्होंने जो है आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद की। तो मेरी कोशिश ये होती है, मैं उनको तो रिपे नहीं कर सकता, या जिन्होंने मैं हर कदम पे लोगों ने मेरी मदद की है, तो मैं कोशिश करता हूं, मैं उनकी तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी मैं मदद कर सकता हूं मैं उन तक मदद जरूर करूं। तो ये जो है, ये एक रिले रेस है। यू पास ऑन द बैटन। उन्होंने आपकी मदद की, आपने दूसरों की, दूसरे आगे करें, तो ऐसे समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, जितने लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करिए, क्योंकि ईश्वर वही है। ईश्वर को ऊपर मत ढूंढिए, ईश्वर को एक गरीब की आंख में देखिए, ईश्वर दिख, किसी मजलूम की आंख में देखिए, ईश्वर दिख जाएगा। किसी समस्याग्रस्त आदमी को देखिए, दिख जाएगा, वही ईश्वर है। हम भी धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में अगर पूजा अर्चना करनी चाहिए तो हर उस जरूरतमंद इंसान की भी मदद करनी चाहिए। अगर ईश्वर मंदिर में है तो ईश्वर वहां पर भी है। जो जरूरतमंद आपके सामने आता है, आप उसकी मदद करते हैं, वो ईश्वर की सेवा है। तो जनता आपको चांस दे, आपको इलेक्शन में जिताए, तो आप जनता की सेवा में देखिए, मैं कहता हूं हरी इच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूं, ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, और ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। ईश्वर कभी मेरा खराब कर बेस्ट ही नहीं। विशेस फॉर यू सर। थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड ब्लेस एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली ऑल द सिटीजन्स ऑफ कानपुर। हर
शख्स जो कानपुर में है उस पर ईश्वर की कृपा हो, वो सभी लोग सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य सौभाग्य संपन्नता दीर्घायु और आरोग्य से परिपूर्ण रहें, ये मेरी इच्छा है। फले फूले आगे बढ़े। क्या बात। और उसमें मेरा कहीं सहयोग हो तो मैं अपना सहयोग अपना योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। बहुत लेसन्स और बहुत लर्निंग्स आपसे मिली है। सक्सेस का मंत्रा भी आपने बताया और हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, मूल मंत्र भी आज आपने दिया हमें। एक लाइन में आपसे कहूँगा, एक बोल दीजिए कि व्यूअर्स को और अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स को कि द आरएसटी शो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करें ताकि हम ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचा सकें जो भी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। देखिए, मैं तो ज़रूर कहूँगा द आरएसटी शो को आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपने कहा मेरे फॉलोअर्स और फैन, मैं सबका जो आपकी जनता है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। मैं सबका फॉलोअर हूँ, सबका फ़ैन हूँ। मैं अभी ईश्वर ने मुझे वो शिफत नहीं दी है कि मैं मेरे कोई फ़ैन हूँ। मेरे फ़ैन नहीं है, ना मेरे फॉलोअर है। मैं सबका फॉलोअर हूँ, मैं सबका फ़ैन हूँ। मैं यहाँ की जनता जनार्दन से ज़रूर कहूँगा कि इस द आरएसटी शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जो कुछ भी होता है, मैं बहुत इतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, मैं आज के ज़माने के लिए के हिसाब से नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने का सर ज़माना वही है, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी सी बदली हैं। थोड़ी सी नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन है। सर हमारी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप मानते हैं हमारी टेक्नोलॉजी पहले ज्यादा एडवांस थी। हम तो पट्टी से पड़े हुए हैं। वो पट्टी काली वो मिलती थी, उस पे दवात से सफेद उसमें खड़िया भिगो के उससे आ ई लिखा है, ABCD उससे लिखा है, स्लेट में खड़िया से लिखा है, वहां से शुरुआत है। आज न स्लेट जानते हैं, न खड़िया जानते हैं, न वो दवात जानते हैं, न वो पटिया जानते हैं। पटिया पूजन होता था पहले। मेरा पटिया पूजन हुआ है कि आदमी जब बच्चा स्कूल के लिए जाता था तो उसका पहले पटिया पूजन होता था। कितने लोग पटिया पूजन जानते हैं? मैं पटिया पूजन के जमाने का हूं, मैं आज के जमाने का नहीं हूं। सर हमें तो उसी टाइप का जमाना चाहिए, हम तो मिस करते हैं। देखिए, आज लोग खेलते हैं गेम इसमें। मैं खेला हूं गुल्ली डंडा, मैं खेला हूं कंचा, मैं खेला हूं गिट्टी फोड़, मैं खेला हूं गेंद ताड़ी, मैं खेला हूं, मैंने उड़ाई है पतंग। ये सब है खेल थे, मजे आते थे सड़क पे। छुपम छुपाई, आइस पाइस कहते हैं जिसको, ये सब करे हुए वहां से निकले हैं। ईश्वर बस कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर, फॉर आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया एंड वी होप द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। आलोक मिश्रा जी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने आज जानी होंगी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। पॉडकास्ट के बीच में मुझे खुद रोना आ गया था। आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज एंड आई फेल्ट अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद हिम बिकॉज ये बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं और एक ट्रुथफुल इंसान है। आप अगर चाहते हो इनसे और कोई सवाल जानना या कुछ पूछना, बिकॉज इनके साथ हम और भी पॉडकास्ट आने वाले सेशंस में रिकॉर्ड करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में डू लेट अस नो कि आप क्या सवाल जानना चाहते हो, आपकी क्या क्वेरी है। सो वील आस्क हिम इन द अनदर पॉडकास्ट। आपको दिल से थैंक यू कि आपने टाइम निकाला है और पॉडकास्ट को एंजॉय किया। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अकेले अकेले अच्छी चीज़ें मत सीखिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से घटता है। बिकॉज वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द जर्नी ऑफ डिस्कवरी थ्रू द पॉडकास्ट। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अस। Signing off on the RST show.